नमस्कार। एक्सपर्ट नॉलेज के इस पोर्टल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम इरा 1947 से लेकर 1915 तक को पढ़ेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि अंग्रेज भारत क्यों आए और उन्होंने हमारी इकोनॉमी को कैसे प्रभावित किया। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहले हमें पता होना चाहिए कि अंग्रेज भारत आए क्यों। इन जो ब्रिटिशर्स थे उनको क्या जरूरत पड़ी कि वो इंडिया या फिर दूसरे देश पर राज करने के लिए गए। तो हमें पता होना चाहिए कि जो ब्रिटेन है वहां पर सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आई थी, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहीं पर हुआ था। और वहां पर औद्योगिक क्रांति तो आ गई, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि उनके पास रॉ मटेरियल नहीं थे। क्या नहीं थे? रॉ मटेरियल नहीं थे। और रॉ मटेरियल की खोज में ही वो लोग वहां से फैल गए, और वहां से फैलते फैलते ये भारत भी आ गए। ठीक है, तो भारत में इन्होंने जो कंपनी लेकर आए वो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हालांकि इससे पहले भी बहुत सारी कंपनी भारत में व्यापार कर रही थी। ये कोई नई कंपनी नहीं थी विदेशी, लेकिन ये कंपनी थोड़ी सी चालाक थी दूसरों के मुकाबले, क्योंकि ये जितने भी रूल्स बनाती थी वो लॉ एंड ऑर्डर पर, यानी हर चीज को लिख कर रखती थी। साथ ही ये जो कंपनी थी एक प्राइवेट कंपनी थी, इसलिए अपने फैसले बहुत जल्दी ले लेती थी। इसीलिए हम जानते हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बाद में एक बहुत बड़ी शक्ति उभर कर आई। लेकिन अभी हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न ये नहीं है, हम बस अपनी इकोनॉमी के बारे में जानना चाहते हैं कि उन्होंने इकोनॉमी को कैसे प्रभावित किया। तो ये सबसे पहले 1600 के चार्टर के अकॉर्डिंग आए थे, जिसमें इन्होंने यहाँ पर एक मोनोपोली ले ली थी कि ईस्ट में यही व्यापार करेंगे। हमारे यहाँ से ये मसाले लेने आए थे, मसालों का व्यापार। साथ में हमें क्या देने लगे? उसके बदले कीमत देने लगे, यानी ये एक व्यापारी बनकर भारत आए थे। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया कि इन्होंने देखा कि भारतीय लोग कुछ आता ही नहीं है। भारतीय लोग जो थे बहुत ही मासूम थे, उनको लड़ाई झगड़े में कोई मतलब नहीं था, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे क्या कर लिया? राज कर लिया। लेकिन अब हम पढ़ते हैं कि इन्होंने हमारे इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस किए। तो इन्होंने हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा चेंज किया। इसके पॉजिटिव इंपैक्ट भी रहे, नेगेटिव इंपैक्ट भी रहे। तो उसको हम सेक्टर वाइज जानेंगे। तो हम सेक्टर वाइज जो जानेंगे, सबसे पहले हम एग्रीकल्चर को जानेंगे कि इन्होंने एग्रीकल्चर को कैसे इफेक्ट किया। फिर हम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड यानी विदेश व्यापार को, ठीक है। फिर हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, इन्होंने हमारे आधारिक संरचना को कैसे प्रभावित किया। उसके बाद इन्होंने हमारे डेमोग्राफिक सिचुएशन को कैसे इफेक्ट किया। ठीक है, तो हम इन सभी पॉइंट को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन बात जो शुरू होती है वो 1757 से स्टार्ट होती है, जब अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध लड़के भारत आए, और साथ ही इन्होंने भारत पर ऑफिशियल रूप से कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। कब? 1957 में। उसके बाद इन्होंने कब्जा ही किया, लेकिन बाद में 1867 में और 68 में सबसे बड़ा चेंजेस देखने को मिला। यानी इन्होंने भारतीय डोमिनियन को बहुत ज्यादा ये कहे कि शोषण किया इस वाले पीरियड में। ठीक है, तो 1876 में हमारे भारत के कांग्रेस के नेता थे जिनका नाम था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ये चाहा कि क्यों ना मैं इस पीरियड के लिए एक डेटा तैयार करूं, जिसमें मैं देखूं कि जो भारतीय लोग थे वो कितना कमा रहे थे, यानी कितनी उनकी इनकम थी। और उन्होंने इस पीरियड के लिए एक डेटा तैयार किया, जिसमें उन्होंने पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय निकाला, जो कि मात्र 20 रुपए थी। उस टाइम के हिसाब से बहुत कम था, यानी एक व्यक्ति की आय महीने में सिर्फ 20 रुपए है। ठीक है, तो ये बहुत कम था। लेकिन अंग्रेजों ने, क्योंकि ये दादा भाई नौरोजी एक इंडियन व्यक्ति थे, तो अंग्रेजों ने इनके इस डेटा को नहीं माना। उसके बाद जो व्यक्ति आए उनका नाम था वी.के.आर.वी. राव। इन्होंने ऑफिशियल रूप से नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट किया। यानी अगर आपके बुक में या फिर पेपर में जो भी क्वेश्चन आता है, अगर वो इस तरह है कि फर्स्ट टाइम नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम किसने इंट्रोड्यूस किया या किसने कैलकुलेट किया, तो उनका नाम होगा दादा भाई नौरोजी। लेकिन पहले बार ऑफिशियल रूप से किसने पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम इंट्रोड्यूस किया या कैलकुलेट किया, तो थे वी.के.आर.वी. राव। ओके ना, अब हमें एक नाम और याद रखना है, अमर्त्य सेन। यानी ये अमर्त्य सेन वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में सबसे पहली बार नोबेल पुरस्कार लेकर आए। किसमें? इकोनॉमिक्स में। और इन्होंने जो बुक लिखी थी वो पॉवर्टी के ऊपर लिखी थी। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्टर वाइज अपनी इकोनॉमी का अवलोकन।
देखिए, अगर हम कृषि यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो उसका जो स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरह से था। सबसे पहला, वीक प्रोडक्टिविटी अकुमुलेशन, यानी कि भाई हमारे यहाँ पर जो मॉडर्नाइजेशन था ही नहीं, जो किसान थे उनको ट्रेनिंग दी ही नहीं जा रही थी, तो उनका जो अकोमोडेशन था यानी जो संचयन था, जो उत्पादन एक्चुअल में जो उत्पादन हो रहा था वो बहुत कम हो रहा था। सेकंड था अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि मैक्सिमम लोग थे वो कृषि पर निर्भर थे और कृषि में इतना स्कोप था ही नहीं, मतलब कृषि जो है वो जीडीपी में योगदान दे ही नहीं रहा था। तो या तो लोग अनएम्प्लॉयमेंट थे या फिर जिनके पास एम्प्लॉयमेंट थी वो पूरी नहीं थी, अंडर एम्प्लॉयमेंट था। उसके बाद लो प्रोडक्टिविटी, अभी हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि भाई यहाँ पर कोई नवीनीकरण नहीं था, यानी कि कोई नए जो साधन थे, जो नई टेक्नोलॉजी थी उसको यूज ही नहीं किया जा रहा था, तो जो पक्का है जो प्रोडक्टिविटी होगी वो बहुत ज्यादा लो हो जाएगी। सब डिवीजन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ना कि जो लोगों के पास जो जमीन तो बिल्कुल छोटी छोटी थी, और जो छोटी छोटी जमीनें होती है उन पर संसाधन भी ज्यादा लगता है, पैसे भी ज्यादा लगते हैं, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम होती है। तो ये कुछ स्थिति थी एग्रीकल्चर सेक्टर का। अब हम ये जानते हैं कि ऐसा क्यों था, तो अगर हम इसको देखें तो हमारा जो मेन जो कारण निकलता है वो सबसे पहला था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, कहां पर, एग्रीकल्चर सेक्टर में। सेकेंड चीज, उन्होंने लोगों यानी किसानों को फोर्स किया कि आप कैश क्रॉप उगाओ। कैश क्रॉप उसे कहते हैं जो जल्दी बाजार में बिक जाते हैं, जैसे गन्ना हो गया, कपास हो गया, ठीक है। कैश क्रॉप उगाने के लिए उनको बहुत ज्यादा उन्होंने फोर्स किया। इसके अलावा उनको नील और अफीम की खेती के लिए भी बहुत ज्यादा फोर्स किया। अब जो नील और अफीम होते हैं वो अगर कहीं पर बो दिए जाए तो कई साल तक वहां पर क्या नहीं होती, फसल नहीं होती, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। सेकंड, हमारे भारत में जमींदारी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम और रैयतवाड़ी सिस्टम चल रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो किसान है वो अच्छे से चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। अगर वो जमीन लोन पे ले रहे हैं या फिर जमीन कुछ दिन के लिए ले रहे हैं तो वो उसका लोन भी नहीं चुका पा रहे थे, ऋण भी नहीं चुका पा रहे थे, जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। आई होप कि आपको ये एग्रीकल्चर समझ में आया हो। साथ ही मेन जो प्रॉब्लम था कि जो किसान थे वो सिंचाई एंड वाटरिंग के लिए वेदर पर डिपेंडेंस रहते थे, साथ ही उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं था, कोई नए इक्विपमेंट नहीं थे। तो ये सब कारण थे जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बैकवर्ड रहा, यानी कि गतिहीन रहा। ओके, तो नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब बात करते हैं औद्योगिक क्षेत्र की, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर की। सबसे पहला जो इसका पोजीशन रहा, पहला डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी अंग्रेजों ने सबसे पहले हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री को खराब कर दिया, यानी नष्ट कर दिया पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि जो हैंडक्राफ्ट जो चीजें थी वो हम एक्सपोर्ट करते थे, यानी हम एक्सपोर्टर ऑफ फाइनल गुड्स थे। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने मशीनरी से चीजें बनाना शुरू कर दिया, और जो मशीनरीज की चीजें थी वो सस्ती थी, टिकाऊ थी और ड्यूरेबल थी। तो लोगों ने इसकी बजाय मशीनरी चीजों को यूज में लाना शुरू कर दिया, जिससे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, यानी खत्म हो गई। सेकेंड है डिस्क्रिमिनेट टैक्स पॉलिसी। अब जो अंग्रेज थे वो भारत साथ डिस्क्रिमिनेट टैक्स पॉलिसी यानी भेदात्मक नीति अपनाते थे, जिसमें अगर हम अपने यहां से कोई भी चीज इंग्लैंड भेजे, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, ठीक है, तो उस पर कोई टैक्स इंपोर्ट नहीं होगा, और अगर वहां से कोई फाइनल चीज भारत आएगा तो उस पर भी कोई टैक्स इंपोर्ट नहीं होगा। लेकिन अगर भारत कोई भी फाइनल चीज यानी निर्मित वस्तु किसी और देश को बेचता है तो उस पर क्या हो जाएगा, भारी कर यानी टैक्स को इंपोज किया जाएगा। ये क्या था, विभेदात्मक कर नीति थी, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था भारत के फॉरेन ट्रेड के लिए भी। उसके बाद एक तरफा आधुनिक औद्योगिक ढांचा, मतलब जो अंग्रेज थे वो अपने यहाँ तो जो औद्योगिकरण है उसको बहुत बढ़ावा दे रहे थे, लेकिन भारत में इसको बिल्कुल भी वो नहीं कर प्रमोट नहीं कर रहे थे, ठीक है। अब प्रमोट नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम याद रखेंगे 1907 में भारत में टिस्को, तो भारत में 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई, टिस्को की स्थापना हुई, टिस्को, ठीक है। इसके बाद हमारा है लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। अब जो अंग्रेज थे वो चाहते नहीं थे कि भारत में क्या हो, औद्योगिकरण हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इसलिए वो भारत में मशीनरीज को प्रमोट ही नहीं करते, यानी कोई भी उद्योग ऐसा नहीं था भारत में जो क्या बनाती हो, मशीनरीज बनाती हो। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था जो लोगों को ये कहे कि हम लोगों को प्रोत्साहित नहीं कर पा रही थी ताकि वो चीजें बनाए या फिर मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रक्चर में कदम रख सके। उसके बाद था हमारा नो रोल ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की भी कोई भूमिका नहीं थी यहाँ पर। सरकार की वहां पर रोल होने चाहिए थे कि सरकार को प्रमोट करना चाहिए था, सरकार भी ऐसा कुछ नहीं कर रही थी, क्योंकि सरकार भी क्या थी, ब्रिटिश की थी, और ब्रिटिश को सिर्फ अपने हितों से मतलब था कि उसके हित पूरे हो जाने चाहिए, मतलब उसका बेनिफिट होना चाहिए, बाकी उसको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं था।
चलिए अब अगले सेक्टर के बारे में बात करते हैं। अगर हम फॉरेन ट्रेड को देखें तो फॉरेन ट्रेड का जो स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरह से था। सबसे पहला हम एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल थे और इंपोर्टर ऑफ फाइनल गुड्स थे। मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे क्या था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था जिसको इन्होंने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था, खत्म कर दिया था। यानी अब हमारे यहाँ से कच्चा माल ये ले जाने लगे और वहां से हमें क्या देने लगे, अंतिम वस्तु जो वहां से फाइनल गुड्स होता था वो हमें देने लगे। यानी हम इस हिसाब से एक्सपोर्टर बन गए रॉ मटेरियल के और इंपोर्टर बन गए फाइनल गुड्स के। सेकेंड जो हमारा स्ट्रक्चर रहा, यहाँ पे मोनोपोली थी ब्रिटिश सरकार की। ऐसा नहीं है कि और जो देश है वो व्यापार नहीं कर सकते थे। ब्रिटिश के अलावा यहाँ पर चाइना, श्रीलंका और ईरान, ये 3 देश भी हमसे व्यापार कर सकते थे, लेकिन 80% ऑफ जो ट्रेड था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से करना था। यानी कि जो 80% ट्रेड था हमें ब्रिटिश से करना था, उनको कोई टैक्स भी नहीं देना था। लेकिन बाकी का जो 20% ट्रेड था वो हमें इन 3 देशों से करना था और टैक्स भी इंपोज करना था। तो यहाँ पर क्या था, एक मोनोपोली था, किसके लिए, ब्रिटिश के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा ड्रेनिंग ऑफ इंडियाज वेल्थ। अब आपको याद होगा 1869 में क्या हुआ था, 1869 में स्वेज कैनल यानी स्वेज नहर बन गया था। अब जो स्वेज नहर है इसने 1700 किलोमीटर का रास्ता कम कर दिया भारत से ब्रिटेन जाने में। लाइक ब्रिटेन यहाँ है, इंडिया, ब्रिटेन यहाँ है, इंडिया यहाँ है, तो यहां से ऐसे घूम के जाना होता था। लेकिन अब जो ये रास्ता था वो बिल्कुल सीधा बन गया यहाँ से, तो ये 1700 किलोमीटर का जो इन्होंने रास्ता था वो कम कर दिया। साथ ही ये जो घूम के जाने वाला रास्ता है, यहाँ पे बहुत सारे डाकू वगैरह का खतरा रहता था। ऐसा हो सकता था कि जहाज डूब जाए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई खतरा नहीं था। तो इसने क्या किया, भारत से जो वेल्थ का फ्लो है किस तरफ, ब्रिटिश की तरफ, उसे भी बढ़ा दिया। चलिए अब देखते हैं अगला स्ट्रक्चर हमारा। अगर हम डेमोग्राफिक सिचुएशन को देखें तो उससे पहले हमें याद रखना है कि 1881 में पहला सेंसस हुआ था। 1881 में पहला सेंसस हुआ था, यानी पहली जनसंख्या हुई थी। और अगर हम फ्री इंडिया की बात करें तो 1951 में पहला सेंसस हुआ था। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे 1921 और 1951 की। 1921 को हम बोलते हैं ग्रेट डिवीजन ईयर, यानी महान विभाजन वर्ष। और यहां पर क्या हुआ था, 1921 में हमारी जनसंख्या गिरने लगी, यानी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि जनसंख्या गिर रही है। ठीक है। और 1951 के बाद हमारी जनसंख्या कभी गिरी नहीं है, वो हमेशा बढ़ती रही है। तो सबसे पहले था हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, यानी कि बच्चों का जन्म भी बहुत ज्यादा हो रहा था और वो मर भी बहुत ज्यादा रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार अगर माने तो प्रति 1000 में से 48 बच्चों का जन्म हो रहा था, तो प्रति 1000 में से 47 बच्चों की मृत्यु भी हो जा रही थी। मतलब एक बच्चा जो है वो बच पा रहा था। सेकेंड, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि उच्च शिशु मृत्यु दर। मतलब कि जो बच्चे हैं जो जन्मे हैं वो ऑलमोस्टली मर जा रहे थे। और अगर हम सूचकांक यानी इंडेक्स की माने तो 1000 में से 82 बच्चे जो थे वो लाइफ को देख नहीं पा रहे थे, वो मर जा रहे थे। मास इलिटरेसी यानी कि सामूहिक निरक्षरता, लोगों में ये कहें कि लिटरेसी नहीं थी, मतलब लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उनको पढ़ना भी नहीं आता था। ठीक है। मतलब वो अपनी शिक्षा पर ध्यान भी नहीं दे पा रहे थे। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब उस वक्त क्योंकि इतने ज्यादा बच्चे अगर जन्म हो रहा है उनका, तो उनमें से ऑलमोस्टली 47 मर जा रहे, तो जो एक्सपेक्टेशन थी लाइफ की वो बहुत ज्यादा कम थी। ठीक है। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अब ये है क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट में हमारी तरफ कुछ ध्यान भी नहीं दिया, इसलिए हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो बहुत ज्यादा लो था। ठीक है, बहुत ज्यादा कम था। यहाँ से इंपोर्टेंट हमारे लिए ये 1851 में पहला सेंसस हुआ था, यानी पहली जनगणना हुई थी। 1951 में फ्री इंडिया, यानी जो फ्री इंडिया बोल सकते हैं कि जो स्वतंत्र भारत था उसका पहला जो जनगणना था 1951 में हुआ था। 1921 को हम महान विभाजन वर्ष बोलते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार। और 1951 में क्या हुआ था, इसके बाद हमारी जनसंख्या कभी भी गिरी नहीं है। आगे देखते हैं अगला स्ट्रक्चर को। हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत ढांचा की। तो सबसे पहले हम रेलवे की बात करेंगे। अगर हम रेलवे के स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं, 1850 में स्टैब्लिश हुआ, यानी कि 1850 में ये स्टैब्लिश हुआ और इसने पहला काम 1853 में स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, यानी ये इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई, 1850 में, और इसने काम कब शुरू कर दिया, 1853 में। इसका काम था कि जो कृषि क्षेत्र से जो उत्पादकता है उसको उठाकर मंडियों तक लेके जाना। ठीक है। नेक्स्ट है रोड। आज हम रोड का यूज बहुत तरीके से करते हैं, लेकिन पहले रोड सिर्फ सैनिक आवाजाही के लिए यूज में लाया जाता था, यानी अंग्रेजों ने रोड्स जो बनाए थे सिर्फ सैनिकों के आने जाने के लिए बनाए हुए थे।
वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन पहले से ही डेवलप था, यानी कि इतना डेवलप था कि भारत का जो वेल्थ है वो फ्लो हो रहा था, लेकिन अंग्रेज चाहते थे कि अगर वो किसी तरह एयर ट्रांसपोर्टेशन भी डेवलप कर दे तो भारत के जो वेल्थ को वो आसानी से ले जा सकते हैं, यानी यहाँ पर भी वो पूरी तरह से अपना प्रॉफिट देख रहे थे। कम्युनिकेशन, यहां पर हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, क्योंकि उनको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपस में कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी था और वो इसके लिए एक सफल प्रयास भी कर रहे थे। ठीक है, तो आई होप से मैं आपको बता दूं 1948 में कम्युनिकेशन को इन्होंने ऑफिशियली स्टैब्लिश कर दिया था। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।